नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% एक्यूरेट प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्यूरेट प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। बात करें लेवल की तो जीके का लेवल जो है हाई था। क्या था? जीके का लेवल हाई रखा गया था। बाद बाकी इंग्लिश और मैथ इन दोनों की लेवल जो है काफी नीचे रखी गई थी, है ना। तो ये तो पहला शिफ्ट है, डिपेंड करता है कि अगला शिफ्ट में क्या रहा फिर या फिर इसी प्रकार के रहेंगे। क्योंकि कभी कभी मैंने जैसे पिछला एग्जाम जैसे एमटीएस हुआ, एमटीएस में अगर इंग्लिश हाई है तो मैं इंग्लिश अगर हाई है तो जीके को लो किया गया, जीके हाई है तो इंग्लिश को लो किया गया। तो देखेंगे अगली शिफ्ट में क्या होता है। फिर बहरहाल इस शिफ्ट में यही जो है अभी तक खबर आई है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, संविधान में नागरिकता का वर्णन जो है किससे किस अनुच्छेद के बीच में है। मैंने संविधान के भाग है ना शुरू से लेकर 10 तक जरूर बता दिया हूं आपको और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो संविधान में जो नागरिकता है ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बीच में वर्णित है। ठीक है, कहां से कहां तक है? 5 से 11। अगर आपको कोई पूछे कि भारत में कैसी नागरिकता है भाई, तो बता देना भाई एकल नागरिकता है। जैसे मैं बिहार का हूं, आप यूपी के हैं, तो आपको क्या अलग नागरिकता है? नहीं, हम सब इंडियन है, हमें एक ही नागरिकता है कि मैं भारतीय हूं। ठीक है, इसके अलावा संविधान के भाग 2 में नागरिकता हो गया, है ना, एकल नागरिकता हो गया। जो कहां से लिया गया भाई? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली और आपका जो है एकल नागरिकता, ये दोनों कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में क्या है भाई? 2 की बात हो गई, अब 3 आएगी। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो ये आपका फंडामेंटल राइट है जी। ये कहां से कहां तक आर्टिकल कवर करते हैं? 12 से 35। अब ये 12 से 35 जो आर्टिकल है इसमें भी कई सारे पार्ट है आपके फंडामेंटल राइट में जो आपको आना चाहिए। क्योंकि 14 से 18 जो है ये आपका राइट टू इक्वलिटी है, 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 और 22 जो है सजा आदि के मामले में छूट है, 23 और जो 24 है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है, माइनॉरिटी से संबंधित है, 31 जो है बहरहाल निष्क्रिय है जो आज पूछा गया है। मैं पहले बताया हूं ये निष्क्रिय है लेकिन पूछा गया है आज। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कही थी। इसके अलावा आपका आ जाता है भाग 4। अच्छा, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो पहले आर्टिकल 31 में थे इसे हटा दिया गया और तब से आज तक जो है संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300A में एज अ विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये काम कौन किया था भाई हटाने का, तो 1978 में किसका शासन था? प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई साहब जो है उस समय पीएम थे। ठीक है, इसके अलावा भाग 4 में क्या भाई? डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व। ये कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं? 36 से लेकर 51 तक देखते हैं। इसमें मैंने बताया था भाई नीति निदेशक तत्व जो होता है, डीपीएसपी जो होता है, ये जन कल्याण के लिए होता है। तो इसमें जो भी आर्टिकल है वो पूरे ब्रह्मांड को कल्याण करने वाली आर्टिकल होगी। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे 48 गौ हत्या निषेध, है ना। उसके अलावा आपका जो है 50 जो है ये क्या है भाई? लोक कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मैंने बताया था कि अगर दोनों एक होते तो क्या होते। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय 51 के एक मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 39 का ये समान विधि एवं निःशुल्क न्याय, है ना। तो ये सब जो है इनके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि टेरिडोफाइटा समूह में निम्नलिखित में से किसकी अभाव होती है? भैया टेरिडोफाइटा समूह जो है मैंने आपको ये बताया था कि इसमें संवहनी उत्तक तो होते हैं लेकिन इसके जो आगामी पार्ट है सहभाग जो है वो नहीं होते, है ना। तो देखिए टेरिडोफाइटा समूह में निम्नलिखित में से क्या की अभाव होती है आपसे पूछा गया है ना। ऑप्शन डिफरेंट इसके हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही थे। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के सहज कोशिका जो होते हैं ना, है ना, कॉम्पेनियन सेल, है ना, कंपेनियन सेल होता है एक्चुअली, है ना। तो ये जो सेल होते हैं ये आपका जो है इनके अभाव होते हैं, कंपेनियन सेल के जो है अभाव होते हैं आपके टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संवहनी उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, देखिए जाइलम और फ्लोएम के जो इंटरनली कोशिका है ना, सहभाग जो है ना उसकी अभाव होती है, जबकि जाइलम और फ्लोएम होती है ना। ध्यान रखें, जाइलम से आपको मैंने बताया था भाई जौ से जल, है ना, जौ से जाइलम, जल मतलब वाटर भाई, है ना, और फ्लेम मतलब फॉ से फ्लेम, फॉ से फूड, ये फूड का बहन करता है और ये वाटर
वाटर का वहन करता है पेड़ पौधों के अंदर। ये संवहनी उत्तक होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ये दोनों कैसे उत्तक होते हैं? संवहनी उत्तक होते हैं। आपका क्या मतलब आपका जाइलम और फ्लोएम, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सजीव जगत की अगर सबसे बड़ा समूह आपसे पूछा जाए तो आपको थाइलोफाइटा बताना है। इसमें आपका वायरस भी आ जाता है ना, जीवाणु भी आ जाता है ना। इसके अलावा आपका ये कवक भी आ जाता है ना। ये वायरस को काट दीजिएगा, जीवाणु, कवक और शैवाल, ये तीनों आ जाएंगे आपके इनमें, है ना, किसमें? थाइलोफाइटा में। लेकिन जीवाणु भी सभी नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा के कुछ उदाहरण है यहाँ पे, जैसे आप देख लेंगे, डायरेक्ट भी कभी कभी पूछते हैं भाई टेरिडोफाइटा निम्नलिखित में से कौन से हैं, है ना। तो जैसे फर्न है, वाटर फर्न, ये आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आ जाएगा? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा। मुकदर मॉस, देखिए मॉस खाली अकेला कहेगा तो फिर इसकी जो है समीकरण बदल जाएगी। मॉस जो है ये ब्रायोफाइटा के अंदर भी आ जाता है ना, जैसे फ्यूनेरिया वगैरह मॉस के अंतर्गत आ जाता है ब्रायोफाइटा में। लेकिन ये मुकदर मॉस है जो टेरिडोफाइटा में आएगा। ये जोला भी ट्रेडोफाइटा में आएगा। सल्विनिया ये भी आपको ट्रेडोफाइटा में आ जाएगी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एएफसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किस देश में हुआ है? भाई फुटबॉल की यह प्रतियोगिता एशिया वाली है ना, महिलाओं वाली, तो ये आपका भारत में ही हुआ है। भारत में कहां पे हुआ है? नवी मुंबई के इधर अंदर हुआ है। इंडिया, यहाँ पे लिखा है इंडिया होस्टेड द एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट व्हिच वाज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 20 फरवरी 5 इन मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे। तो इन तीन जो है आपके जगहों पे कराए गए आपका एएफसी 2022 है ना फुटबॉल का। इसमें अगर बात आने वाले शिफ्ट के लिए कि इसमें विजेता कौन रहे और उप विजेता कौन रहे, तो इसमें विजेता चाइना रहा है, उप विजेता कौन रहा है? कोरिया रहा है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब इंडिया का पूछ रहा है तो भाई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड वोमेन है ना बॉक्सिंग चैंपियनशिप, WWBC में लिख दिया हूं 2023, ये भी आपका जो है इंडिया के अंदर ही हुआ है, दिल्ली के अंदर, है ना। यहाँ पे इंडिया को 4 गोल्ड भी मिला है और 4 गोल्ड कौन जीता मैं बता दिया हूं, क्योंकि उनके नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ये फला खिलाड़ी किससे संबंधित है। जैसे नीतू घनघास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन और एक और जीते थे लवलीना बोरगोहेन, ये चारों जो है यहाँ पे गोल्ड जीती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी हॉकी वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला FIH है ना, ये आपका 2023 में हुआ ही है उड़ीसा के अंदर कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम है ना। इसके अलावा उनके जो हॉकी वर्ल्ड कप के जो शुभंकर था ना, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओली था, जो ओलिव रडले कछुआ के नाम पे रखा गया है, जो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंडर 90 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लेवल की है भाई, अच्छे लेवल की करंट अफेयर आए हैं ना। तो ए पंघाल हो जाएगा, है ना। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली महिला ए पंघाल मात्र 17 वर्ष की उम्र में जो है ये कारनामा कर लिए। 17 वर्षीय पहलवान अमित पंघाल 19 अगस्त 2022 को सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उन्होंने महिला के 53 केजी वर्ग में जो है आपका जीता है और कजाकिस्तान की जो पहलवान थे उनको हराया है, एटलिन सेगोवा को, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो आपका पंघाल जी हैं, ये पंघाल ये कहां के रहने वाले हैं? ये हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए जब कोई बात होती है ना तभी बात बनती है जी। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो ऐसे ही सही में पूछा गया। अब आपको ये तो नहीं पूछ लिया एग्जामिनर ने कि 1916 में किसे मिला, तब तो फिर डिफिकल्ट हो जाता। मैं इसे डिफिकल्ट नहीं मानता 1901 वाले को, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि भाई शुरू जो हुआ तो उसको खंगालो, ना सेकंड लास्ट को खंगालो और लास्ट को खंगालो, तभी काम बनती है, ठीक है। 1901 में जो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये जोकोवैस हेनरिकल्स वैन हॉफ, इस प्रकार से नाम है इसका, जोकोवैस हेनरिकल्स वैन हॉफ, इस प्रकार से नाम है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने जोकोवैस हेनरिक वैन हॉफ लिखा है ना। तो इसको जो है सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर 1901 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी, तो 5 ही क्षेत्र में हुआ था जी, है ना। लास्ट में इको को जोड़ा गया 1968-1969 में, ठीक है। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शांति। ये 5 क्षेत्र में 1901 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दी जा रही है? तो अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट, जो विस्फोटक होते हैं, उनके आविष्कार किए थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1901 से 5 क्षेत्र में
तत्पश्चात इकोनॉमिक्स को जोड़ के जो है वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। अब 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार आपसे केमिस्ट्री में पूछा गया है, तो क्या गारंटी है कि आगे जो है फिजिक्स में नहीं पूछा जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सब बताता हूं कि क्या क्या क्षेत्र में मिला था पहली बार। 1901 में फिजिक्स में जो है सबसे पहला फिजिक्स में विलियम रोएंटजन को मिला था, विलियम रोएंटजन, है ना। इसके अलावा 1901 में शांति में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट को जानते हैं ना, जिनके मुख्यालय जेनेवा के अंदर भैया रेड क्रॉस चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल का साइन यही रहता है ना। तो ये जो है हेनरी ड्यूनांट इनके संस्थापक हैं, तो इनको सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1901 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में जो दिया गया नोबेल पुरस्कार ये इमिल वैन बेहरिंग को दिया गया था, ये जर्मन है ना, तो इन्हें भी दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भारत के लिए पहला नोबेल जीता ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, है ना। ये चिकित्सा साहित्य में जीते थे गीतांजलि राइट के लिए, है ना। गीतांजलि राइट के लिए कब जीते थे? 1913 में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के लिए बहुत सारे जो है महान लोग नोबेल पुरस्कार जीते। रविंद्रनाथ टैगोर 1913, 1930 सीवी रमन साहब, है ना। 1968 जो है आपका हरगोविंद खुराना साहब, 1983 चंद्रशेखर साहब, है ना। 2014 कैलाश सत्यार्थी साहब, है ना। तो ये प्रकार ये जो है आपके भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 2019 में भी जो बैनर्जी साहब है इन्होंने भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं, है ना। भारतीय मूल के ही है बैनर्जी, जो इकोनॉमिक्स के अंदर पति पत्नी दोनों जीती थी, है ना। एफ्लो डस्टर इनके पत्नी की नाम है, और ये बैनर्जी साहब दोनों जीते थे इकोनॉमिक्स के अंदर। काला पानी का जो जेल है वो कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है ना। तो भाई काला पानी की जेल जो है ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ये जेल इसलिए फेमस हुई कि यहाँ के राजा को भी यहाँ पे जाना पड़ा था, जो आपका मुगल बादशाह था एक, इनको भी यहाँ ले गया था काला पानी के जेल में, है ना। काला पानी की जेल अंडमान निकोबार में है, आज भी है ना। इनके अलावा अंडमान निकोबार में स्वराज और शहीद द्वीप भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, इनके पुराना नाम अलग थे लेकिन अब इनका नाम बदल गया है स्वराज द्वीप, जैसे हेवलॉक उपलब्ध था अब जो है स्वराज शहीद द्वीप हो गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में देश की सबसे छोटी नेशनल पार्क साउथ बंटन नेशनल पार्क है, वहां पे नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क भी है आपका, कहां पे? अंडमान निकोबार में, लेकिन साउथ बंटन सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क जो है इंडिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल पार्क है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है, जो इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कहां पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में है ना। अंडमान निकोबार अपने आप में कहां पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लिटिल अंडमान से कार निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव से मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंडमान निकोबार की जो अधिकार क्षेत्र है किस हाई कोर्ट के अंदर आती है, तो आपको बताना है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो है अंडमान निकोबार की जो है अधिकार क्षेत्र कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर स्थित है, ठीक है। यानी इनके जो भी मामला का निपटारा होगा कलकत्ता हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 आपसे पूछ लिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है यूसीसी, है ना। समान सिविल नागरिक संहिता जानते ही है, और गोवा में ये हर वक्त एक्टिव रहता है, तो ये भी जानते हैं। गोवा में एक्टिव रहते हैं, गोवा में एक्टिव बहुत पहले से है, पुर्तगाली के समय से ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो करंट में जो बात चल रही है, माहौल गरमाया है स्टेट के अंदर, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में जो है इसकी शुरू की जाने की बात कही गई है, लेकिन शुरू नहीं की गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन करंट सेक्शन से पूछा गया हो कि किस राज्य में जो है आपका आर्टिकल 44 लगाने की बात कही जा रही है, तो ये उत्तराखंड राज्य में जो है आपका लगाने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, पुष्कर सिंह धामी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड की एक सेकंड राजधानी भी है गैरसैंण, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यहीं पर ये भी बात कर लें। उत्तराखंड की एक सेकंड राजधानी है गैरसैंण, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक मेन राजधानी तो देहरादून है ही, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 40, है ना, अब 44 की बात हुई तो मैं 40 की बात थोड़ी छोड़ूंगा। तो अनुच्छेद 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायत की गठन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सभी डीपीएसपी के आर्टिकल है। अनुच्छेद 41 ये क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 माफ कीजिएगा। और 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य है। 51 के ए में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। जब लगाए गए थे तब 10 प्रकार के। कब लगाए गए थे? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। किस समिति पे? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, है ना। और कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 के ए में, है ना। तो ये सब मौलिक कर्तव्य की थोड़ी जखावड़ा है। और लास्ट में जो 11वां मौलिक कर्तव्य बने, मैंने कहा कि भाई 10 प्रकार के ही जोड़े गए, तो 11 है तो एक जोड़े गए होंगे ना। तो एक जो जोड़े गए 2002 में जोड़े गए, ये आपका 86वां अमेंडमेंट था। और ये जो मौलिक कर्तव्य बना यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। और उसी समय शिक्षा का जो फंडामेंटल जो आपका राइट है वो भी आपका आर्टिकल 21 ए में एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया, है ना, जो शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि भाई उनके पेरेंट्स को शिक्षा दिलाना अधिकार मतलब मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, तो दोनों बात है। इसके अलावा मृणालिनी सारा भाई किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आए हैं और एक बच्चे बता रहे हैं कि भरतनाट्यम जो है किस पर आधारित नृत्य है ना। तो दोनों मैं यहाँ पे बताऊंगा, है ना भाई। देखिए बच्चे जो है पहले शिफ्ट पहली एग्जाम पहला दिन काफी जो है हताश, है ना। तो भाई भरतनाट्यम जो है आपका मृणालिनी सारा भाई की क्षेत्र रही है। मृणालिनी सारा भाई दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट के संस्थापिका भी है। मृणालिनी सारा भाई जो है विक्रम सारा भाई की पत्नी भी है, मल्लिका सारा भाई की माता भी है। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति है, सोनल मानसिंह में स्टार लगाइए, ओडिसी भी कर लेती है, रुक्मिणी देवी अरुणधेल है, टी बाला सरस्वती है, पद्मा सुब्रमण्यम है, बैजंती माला है। ये सभी के सभी जो है आपके क्या है भरतनाट्यम के नृत्यांगना और नर्तक हैं। देखिए इसमें से जो आपका कहाँ गए रुक्मिणी देवी अरुणधेल कहाँ गई, रुक्मिणी देवी, ये रुक्मिणी देवी जो है इनको जो है आपका राष्ट्रपति पद के लिए रिकमेंड किए थे भाई कौन, मोरारजी देसाई साहब की आप जो है राष्ट्रपति पद के लिए मतलब खड़ा हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है डिनाई किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की, तो ये बात भी ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किया था दिल्ली के अंदर। ये भी क्वेश्चन अभी आपके एमटीएस में शायद आया था। इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सतरिया। सतरिया में आपसे पूछते हैं कौन चालू किए थे, भाई शंकर देव ने चालू किए थे। कहाँ के हैं, असम के हैं। किस धर्म से प्रेरित है, तो जो है वैष्णव धर्म से यानी भक्ति आंदोलन से ये भी प्रेरित है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झेलम नदी का पुराना नाम आपसे पूछ लिया है, कल ही या परसों बताएं भाई। झेलम नदी का पुराना नाम विस्तता है। रावी का पूछेगा तो पुरुषनी है, रावी का, है ना। चिनाव का पूछेगा तो आस्किनी है, चिनाव का आस्किनी। सतलज का सुतुद्री है। घग्गर का जो है सरस्वती नदी का ही अवशेष आजकल घग्गर के नाम से जानते हैं, जिसके किनारे कालीबंगा शहर है। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा बसु है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ताप्ती नदी का निम्नलिखित में से किस जगह पे बेसिन पाया जाता है, तो अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, नासिक और महाराष्ट्र के कई सारे जगह में जो है ताप्ती नदी की बेसन जो है आपका अरब सागर में गिरने से पहले जो है बनाती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इनमें से ऑप्शन क्या था ताप्ती नदी के लिए। ताप्ती नदी जो है ये आपके डेक्कन रेंज से निकलती है, एमपी के अंदर से। ठीक है, ये भी नदी पश्चिम में बहती है और मैकाल रेंज से निकलकर नर्मदा भी पश्चिम की दिशा में ही बहती है। दोनों नदी जो है अरब सागरीय नदी है, दोनों अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ताप्ती नदी कितने स्टेट को पार करती है, 3 स्टेट को पार करती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, तब जाती है आपका कहां पे अरब सागर के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ताप्ती नदी का प्रमुख सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले तो पूर्णा, गिरना, ये सब जो है आपके ताप्ती नदी का प्रमुख सहायक नदियों में से है। नर्मदा भी उल्टा दिशा में बहती है, मैकाल रेंज से निकलती है अमरकंटक की चोटी से और अरब सागर में गिरती है। इस पे कई सारे इंपॉर्टेंट परियोजना है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ओमकारेश्वर है ना, सरदार सरोवर काफी बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। अगला एक प्रश्न है कि लेजिम डांस पूछा गया था, आप लोग बताइएगा कि ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। लेजिम डांस अगर पूछा गया है तो महाराष्ट्र का है भाई, महाराष्ट्र का। सब दिन बताते हैं महाराष्ट्र का, कल भी बताया था। महाराष्ट्र का अन्य नृत्य है लावनी, तमाशा, कोली, है ना, नकाटा, है ना, लेजिम यहाँ लिखा भी है, गाफा, दही कला, दशावतार, बहोदा, ये सभी जो है आपके महाराष्ट्र के नृत्य है। गोवा की प्रमुख नृत्य तरंग मेल काफी पूछे जाते हैं। एक सिंगो है, सिंगो कहाँ गया, सिंगो काफी पूछे जाते हैं। घोड़े मोरनी काफी पूछे जाते हैं, है ना। ये सब जो है रनमाले ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपके कहाँ के हैं, गोवा के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नृत्य जो है जवारा, मटकी, खरा नाच, फूलपति, ग्रीडा नाच, है ना, ये सभी के सभी जो है आपके मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन माच भी है, इस प्रकार से माच नाम है इसका, ये भी मध्य प्रदेश का है। एक ब्रीटा डांस है जो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो ग्रीटा और ब्रीटा में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। भरतनाट्यम किस धर्म के आधार पर की जाती है, भाई शैव धर्म से। मैंने बताया था कि भगवान शंकर को रिलेट किया जाता है। अगर शंकर ऑप्शन में नहीं है तो भगवान ब्रह्मा को भी रिलेट किया जाता है भरतनाट्यम के नृत्य से, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है ना। तो भाई होगी ना ऑप्शन में, शैव धर्म था, इस्लाम धर्म था, जैन धर्म था, तो शैव धर्म को ही मानना पड़ेगा, है ना। सतरिया असम वैष्णव संत शंकर देव ने चालू किया था, अभी बताया भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और मणिपुरी में भगवान राधे कृष्ण की पूजा होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। 1978 से पहले आर्टिकल 31 आपसे पूछ लिया गया है ना भाई। आर्टिकल 31 मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, लेकिन 1978 में जो है ये निष्क्रिय हो गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार ही जो है अब संपत्ति के अधिकार नहीं रहे। तो क्या हटा दिया गया? जी नहीं, हटाया नहीं गया। इसे आर्टिकल 300A में रख के विधिक अधिकार बनाया गया। और उस समय सरकार किसकी थी, मैंने अभी बताया कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए थे। कौन? मोरारजी देसाई साहब, और जनता पार्टी की तरफ से चुने गए थे। ठीक है, जनता पार्टी, ये बीजेपी नहीं,
नहीं, बीजेपी बाद में फॉर्मेशन हुआ है, पहले जनता पार्टी था, ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना। तो ये भाई 1978 में ये वाला जो संपत्ति के अधिकार है इसे हटा के आर्टिकल 300 के में लाइक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। एक बच्चे बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल का सेनोनेम आया था, आर्टिफिशियल का सेनोनेम आया था, तो आर्टिफिशियल का सेनोनेम क्या हो जाएगा? जो मतलब प्राकृतिक ना हो, नेचुरल ना हो, जो सिंथेटिक हो, है ना, जो भी आर्टिफिशियल से मिलता जुलता चीज है वो आपका जो है मैन मेड हो जाएगा, तो आपका सेनोनेम इसका हो जाएगा। एक बच्चे आर्टिकल जो है आर्टिकल 44 बता ही दिया था, आर्टिकल 29 भी बता रहे थे। तो आर्टिकल 29 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट के थ्रू ही अल्पसंख्यक हित से संबंधित है ना। आर्टिकल 28 में 29, 30 ये सब मैं बताया हूं कि भाई 28 में जो है कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकार के द्वारा पोषित है वहां पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार वाली आर्टिकल है 28, और 29 है जो अल्पसंख्यक हित है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में आए थे बंधु। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दिया जाएगा, है ना, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।